हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाय तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्टिस को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्टिस है यहाँ पर दृष्टि आईएएस की होने वाली है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के जीएस के यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं और सामान्य अध्ययन का दृष्टि का टेस्ट नंबर 2 यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने जो हमारे क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन से बात करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। तो आज हमारे यहाँ पर 51 क्वेश्चन से जो है आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ उद्गम और उनकी विशेषताएं हैं। कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन आपका? तो यहाँ पर हम बात करें नदियां और उद्गम की विशेषताओं के बारे में, कौन सा सब सही है। तो झेलम की अगर हम बात करें तो झेलम जो है पीर पंजाल में बेरीनांग झरने के पास से निकलती है, तो हम तीसरे से मिलाएंगे। चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी जो है आपकी चंद्र एवं भागा के संगम से जानी जाती है, चौथे से मिला देंगे। व्यास की बात की जाए तो रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, पहले से मिला देंगे। और सतलुज की बात किया तो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, तो हम दूसरे से मिलाएंगे। ऑप्शन हमारा ए वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के निम्नलिखित पंच प्रयाग जो पवित्र संगमों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तराखंड के पंच प्रयाग को उत्तर से दक्षिण मतलब कि नॉर्थ टू साउथ की ओर हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो हम सबसे पहले कहेंगे सबसे उत्तर में विष्णु प्रयाग आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद हम कहेंगे नंद प्रयाग आएगा, ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद कर्ण प्रयाग आएगा, तीसरे पे मिला देंगे। और चौथे पे रुद्र प्रयाग आएगा, तो चौथे पे मिला देंगे। और पांचवे पे देव प्रयाग आएगा। तो हम कहेंगे ऑलरेडी ये सब सिक्वेंस में ही लिखे हुए हैं। ऑप्शन हमारा बी वाला रहेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे सही है। कौन से? 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे विष्णु प्रयाग में आते हैं, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी? तो अलकनंदा, कौन सी? अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम होता है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम आपका विष्णु प्रयाग में होता है। अब वही बात की जाए नंद प्रयाग में, तो नंद प्रयाग में जो संगम है अलकनंदा का एवं नंदाकिनी का होता है। किसका? नंदाकिनी का होता है। उसके बाद ऑप्शन आया था कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में हम बात करें अलकनंदा एवं पिंडर नदी का होता है। और वही बात की जाए रुद्र प्रयाग में, तो रुद्र प्रयाग में जैसी बात आता है तो हम कहेंगे रुद्र प्रयाग में जो है आपका अलकनंदा एवं मंदाकिनी का होता है। किसका? मंदाकिनी का होता है। और अंतिम में हम देव प्रयाग की बात करें तो देव प्रयाग में आपकी बात की जाए तो अलकनंदा जो है आपकी गंगा निर्माण रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है ये सारे सिक्वेंस यहाँ पर लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में नहीं है? तो नमामि गंगे जो मिशन आपका या कार्यक्रम चल रहा है, इनमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं है ना? तो अगर हम ऑप्शन की बात करें कौन सा ऑप्शन नहीं है? नदी तटाग्र विकास है, जैव विविधता भी है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बांध का निर्माण करना नमामि गंगे कार्यक्रम के स्तंभों में शामिल नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको देव प्रयाग नहीं बता पाया, सॉरी। देव प्रयाग में अगर बात की जाए तो हम कहेंगे अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है। कौन सी? अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। जो मैंने गंगा तो बोल दिया लेकिन बता नहीं पाया था, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नर्मदा और तापी नदियां किस भौगोलिक विशेषता से जुड़ी हैं? नर्मदा एवं तापी नदियों की बात करें कौन सी विशेषता से जुड़ी हैं? रिफ्ट घाटी की विशेषता से जुड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से आपकी विंध्याचल एवं आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलती है। ये आपकी सबसे ऊपर कौन सी बहती है? नर्मदा बहती है। और इसके दक्षिण में आपकी कौन सी बहती है? तापी बहती है। तो हम कहेंगे जो आपकी तापी और नर्मदा नदी है रिफ्ट घाटी के लिए जो है जानी जाती है। किसकी? रिफ्ट घाटी के लिए जानी जाती है। एल नीनो परिघटना और भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? एल नीनो परिघटना और भारतीय मानसून के विचार के बारे में या प्रभाव के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है? एल नीनो जो है पेरू के तट, पेरू बोले तो आपका साउथ अमेरिका की बात करिए, कहाँ का? साउथ अमेरिका का आपका जो पूर्वी पश्चिमी तट है वहां पर पेरू के तट के निकट एक गर्म समुद्री धारा के प्रकट होने से जुड़ा हुआ है, जो भूमध्यरेखीय वायुमंडल प्रसंचरण को बाधित करता है और समुद्री जैव विविधता का यहाँ पर हासिल होता है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि प्रबल एल नीनो परिघटनाएं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए विलंबित कर सकती हैं और मानसून वर्षा की दीर्घकालिक पूर्वानुमान को भी प्रभावित कर सकती है। तो हम कहेंगे दोनों सही हैं। एल नीनो के बारे में ध्यान रखना है, दोनों कथन सही हैं। एल नीनो से भारत में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है मानसून के बारे में।
अभिकथन और कारण है, यहाँ पर कौन से अभिकथन कारण सही है उसकी बात करेंगे। जैसे बात करें हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक जलवायु अवरोध बैरियर के रूप में जो है कार्य करता है, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत अगर बात की जाए साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकता है, सबसे बड़ा बैरियर का कार्य तो यही करता है। कारण कहता है कि मध्य एशिया से आने वाली जो शीत पवनें हैं उनको रोकता है, मानसूनी पवनों को उपमहाद्वीप के अंदर ही अपनी नमी छोड़ने के लिए वह बाध्य भी करता है। तो हम कहेंगे कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, तो ए आर दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होंगे। व्याख्या भी सही कर रहा है तो ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपके लिए एक अपडेट है, छोटा सा अपडेट सुन लो। क्या अपडेट है? तो हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। और यूपीएससी नट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपको टेस्ट लगाने का मौका मिलता है, जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर 300 से ज्यादा टेस्ट हमने बना दी हैं, आप उनको जो है ज्वाइन कर सकते हो। साथ में यूपीएससी के लिए हमने क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं जो कि आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई में, अब तैयारी में प्रमुख भूमिका इसकी सहायक के रूप में ले सकते हो। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए जो ऐप है होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी जाइएगा इसको डाउनलोड करके आप लोग यूपीएससी नेट पर क्योंकि रिवीजन नोट्स को ज्वाइन कर लो, और यूपी पीसीएस की आपको टेस्ट सीरीज भी मिलना है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आईटीसीजेड के बारे में कह रहा है कथन कौन सा सही है। आईटीसीजेड की स्थिति में किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा से निर्धारित होती है, तो वर्षा की मात्रा से निर्धारित हो गया क्या? हम कहेंगे भाई नहीं। आईटीसीजेड भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। जो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है आईटीसीजेड, जिसको हिंदी में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुकूल दशा उत्पन्न करता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है बराही नदी पर निर्मित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से स्थानीय वर्षा तूफान और विशेषता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेंशन वाली बात हो जाएगी क्योंकि ऊपर नीचे लिखा है मैंगो शावर की बात की है। मैंगो सागर जो आपके कर्नाटक केरल में प्री मानसून वर्षा के समय जो है मैंगो शावर विशेषता के लिए जाना जाता है। ब्लॉसम शावर की बात की जाए तो ब्लॉसम शावर की अगर हम बात करें तो केरल में कॉफी बागान के लिए सहायक ग्रीष्मकालीन वार्षिक वर्षा के लिए जाना जाता है। बोरदोई शिला की बात की जाए तो असम में शाम को आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश के लिए जाना जाता है। और लू की अगर बात करें तो लू पंजाब से बिहार तक उत्तरी मैदान में गर्म और शुष्क हवाओं के लिए जाना जाता है। तो इसलिए आप ऑप्शन आपका यहाँ पर ए पहला सही है, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे लिखा है तो मैंने आपको वहां पर अच्छे से बता दिया है। करकट तेलचर मुख्य जलप्रपात किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? करकट तेलहर मुख्य जलप्रपात की बात कर रहा है, किस नेशनल पार्क में स्थित है? तो हम कहेंगे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। कहां पर? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है आपके करकट तेलहर और मुख्य जलप्रपात, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत में उष्णकटिबंधीय कंटक वनों से संबंधित नहीं है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय कंटक वनों से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है? हम कहेंगे राजस्थान क्षेत्र संबंधित है, गुजरात भी संबंधित है, उत्तर प्रदेश संबंधित है, लेकिन हिमाचल प्रदेश संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय है ना, उष्णकटिबंधीय जो आपके कंटक वन है जो आमतौर पर अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। किसको? अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों को जो है कहा जाता है, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कितना 50 सेंटीमीटर से जो रेन है वो कम होती है, उनको हम कम वर्षा वाले क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व है और राज्य है, कौन सा यहाँ पर एक गलत है? तो बात करें नौकरेक, नौकरेक मेघालय राज्य में है, करेक्ट है। दिहांग देबांग की बात किया, दिहांग नेबांग की बात करें तो असम राज्य में नहीं है, तो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर बी वाला गलत है। पंचवड़ी की बात किया तो मध्य प्रदेश राज्य में है, करेक्ट है। अगस्त मलाई की बात किया तो केरल राज्य में है, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां यमुना नदी के बाएं तट से मिलती हैं? मान लो यमुना नदी बह रही है और यमुना नदी के बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलेंगी? तो हम कहेंगे रिंद,
सेंगर और वरुण। कौन सी? रिंद, सेंगर और वरुण जो नदियां हैं आपकी यमुना नदी से बाएं तट से मिलने वाली नदियों के रूप में जाना जाता है। यमुना नदी और किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी गंगा की सहायक नदी। कौन सी? गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियां पलक्कड़ दर्रे के पूर्व दक्षिण में स्थित है? तो बात कर रहा है ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी है जो कि पलक्कड़ दर्रे के पूर्ण दक्षिण में स्थित है? तो हम कहेंगे कार्डेमम या इलायची पहाड़ियों को हम पलक्कड़ दर्रे के पूर्ण दक्षिण में स्थित के रूप में हम इनको मानेंगे। तो कार्डेमम इलायची पहाड़ियों को हम जानते हैं। निम्नलिखित में से नदियों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम वेस्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपकी सतलज आ जाएगी, सतलज के बाद आपकी व्यास आ जाएगी, फिर आपकी रावी, फिर चिनाब और फिर आपकी झेलम। तो हम कहेंगे यहां पर ऑप्शन आपका पहला वाला सही रहेगा। सभी ऑप्शन आपके क्रम में पूर्व से पश्चिम की ओर जो है बने हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित हिमालय पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूरब की दिशा में क्रमबद्ध करें। अब भाई हिमालय पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूरब की दिशा में एक क्रमबद्ध करना है। और क्रमबद्ध कैसे करेंगे? तो क्रमबद्ध हम कहेंगे आपका कामेट सबसे पश्चिम में रहेगा। कैसा रहेगा? कामेट सबसे पश्चिम में रहेगा। फिर नंदा देवी, अब मान लो यहाँ पर आपका कामेट हो जाता है ना। कामेट आपका कहां पर है? कामेट आपका उत्तराखंड राज्य में है। फिर आपका क्या आ जाएगा? नंदा देवी आ जाएगा। और नंदा देवी की अगर स्थिति की बात करें तो कहां पर है? ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद आपका धौलागिरी आ जाता है। क्या आ जाता है? धौलागिरी आ जाता है। और धौलागिरी की अगर स्थिति की बात की जाए तो धौलागिरी जो हम कहेंगे यहाँ पर आपकी नेपाल में स्थित है। और नेपाल में अब हम बात करें तो नेपाल के पोखरा के उत्तर पश्चिम में, नेपाल के पोखरा के आपके नॉर्थ है वेस्ट में स्थित है। फिर आपके बाद में माउंट अन्नपूर्णा आता है। कौन सी आती है? माउंट अन्नपूर्णा आता है। और अन्नपूर्णा आपका सबसे पूरब में है। क्या है? सबसे पूरब में है। और माउंट अन्नपूर्णा जो है आपके मध्य नेपाल में है। कहां पर है? मध्य नेपाल में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 1 2 3 4 सही मिले हुए हैं। ऑप्शन डी रहेगा। 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? अब देखो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन बात कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम कहेंगे माउंट थुलियर है। कौन सी है? माउंट थुलियर है जो कि सबसे ऊंची चोटी है निकोबार द्वीप समूह की। देखो निकोबार द्वीप समूह की पूछी है, अंडमान की नहीं पूछी है, निकोबार द्वीप समूह की पूछी है। माउंट थुलियर सबसे ऊंची चोटी है, 642 मीटर ऊंची है। कितना? 642 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट आता है कौन से दो द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं? 9 डिग्री चैनल के द्वारा कौन से द्वीप समूह अलग होते हैं? हम कहेंगे सोहेली पारदीप और मिनिकॉय द्वीप जो है 9 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग होते हैं। किसके? 9 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1994 में अपनाई गई योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से कैसे सम्मिलित है? 1994 में योकोहामा रणनीति को अपनाया गया था और बात कर रहा है कैसे सम्मिलित है? तो हम कहेंगे प्राकृतिक आपदाओं के शमन एवं तैयारी से संबंधित है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन कारण आपका कौन सा सही है इसके बारे में बात करना है। तो अक्टूबर एवं नवंबर दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा वाले महीने हैं। बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि अंडमान सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस अवधि के दौरान अक्सर भारत के पूर्वी तट से टकराते हैं। तो आपका ये जो पूर्वी तट है उससे टकराते हैं। तो हम कहेंगे आपका ए वाला सही रहेगा। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? भारत की पहली सुपर कैपेसिटर का उद्घाटन कह रहा है कि भारत में कहां पर किया गया? हम कहेंगे केरल राज्य के कन्नूर में किया गया है। कहां पर? केरल राज्य के कन्नूर में किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के बारे में विचार करना है। तत्परता और निवेश स्कोर में गिरावट के साथ 2023 की तुलना में 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल करेक्ट है ना? गिरावट देखने को मिली है। निवेश और विकास श्रेणी में अपने शीर्ष प्रदर्शन के कारण सिंगापुर 2024 सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो सिंगापुर पहले स्थान पर है क्या?
तो हम कहेंगे भाई साहब सिंगापुर पहले स्थान पर नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। कौन सा? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। तो पहला वाला ऑप्शन केवल सही रहेगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अच्छा, 2023 में 56 से गिरकर 2024 में कितनी हो चुकी है? 2023 में कितना था? 56 था, है ना। 2024 में गिरकर कितना हो गया है? 2024 में गिरकर हम कहेंगे आपका 25 बचा है, सॉरी 58 बचा है, 58 हो गई है। और 2022 में बात किया तो 52 से नीचे की ओर जारी था। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। मादक पदार्थों की तस्करी का सामना करने और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए हाल ही में शुरू की गई संकल्प पहल किस राज्य से संबंधित है? तो मादक पदार्थों की तस्करी का सामना करने वाले और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए एक संकल्प पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्हें काफी समय के बाद मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। मेजर एटमॉस्फेरिक केरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला के संबंध पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? तो MACE विश्व में सबसे ऊंची स्थिति वाला इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जहां उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है। यह वेधशाला जो है स्वदेशी रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से बनाई गई है। तो दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे करेक्ट है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करेगा? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है किस स्थान पर अपना विदेशी व्यापार संस्थान करेगा? दुबई में स्थापित जो है करने जा रहा है। अब देखो यहाँ पर थोड़े करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ज्योग्राफी की टेस्ट चल रही है, बट करंट अफेयर के भी इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे फिर से ज्योग्राफी चालू हो जाएगी। जब तक आप लोग चैनल को नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दो, थोड़ा मोटिवेशन दे दिया करो। इतना तो यार बनता ही है। जल्दी से आप लोग 10 के भी हमारे कवर करवा दो, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जल्दी हम यहाँ पर आपके लिए QRN मतलब कि क्विक रिवीजन नोट्स नाम से किताब लॉन्च कर रहे हैं, बुक लॉन्च कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बुक जो है चीपेस्ट प्राइस में मिलेगी, आपके घर पर होम डिलीवरी जो है की जाएगी। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हम कहेंगे बैडमिंटन से संबंधित है। प्रोबा 3 मिशन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर प्रोबा 3 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से जो है संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य 2 उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सटीक फॉर्मेसाइन फ्लाइंग मिशन करना है। तो आपको सबसे पहले तो यह समझना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है, दुनिया का पहला सटीक फॉर्मेशन ये आपका फ्लाइंग मिशन है। तो इसरो का यहाँ पर ये जो है आपका नहीं है, तो यहाँ पर जो है पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है मिशन में सूर्य के कोरोना का अध्ययन के लिए 150 मीटर लंबा सौर कोरोनोग्राफ तैनात किया गया है। तो केवल दूसरा सही है, तो हम बी वाले पे यहाँ पर जो है टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि समाचारों में रहा राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो बड़ा ही वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बड़ा ही अटपटा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लिखा है ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा लोगों को। तो राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच जो कार्यक्रम है वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत को यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने हाल ही में स्नूकर खेल से संबंधित शोंगहे सिंगापुर ओपन खिताब 2024 को जीता है? ऑप्शन रहेगा पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट बात करेंगे वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंदन स्टेडियम में नव उद्घाटन के लिए खेल परिसर में कौन सी सुविधा शामिल नहीं की गई? कौन सी सुविधा शामिल नहीं की गई? स्विमिंग पूल की सुविधा दी गई है, मल्टी लेवल कोर्ट की सुविधा दी गई है, रिकवरी जोन की सुविधा दी गई है, लेकिन गोल्फ कोर्स की सुविधा को नहीं दिया गया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सखी निवास छात्रावास पहल किस राज्य सरकार के महिला कल्याण अभियान का हिस्सा है? तो सखी निवास छात्रावास पहल है महाराष्ट्र सरकार के महिला कल्याण अभियान का हिस्सा है। किस राज्य से शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जो है शुरुआत की गई है। शिक्षा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में 6 जिलों का चयन किया गया है। 6 जिलों की अगर हम बात करें एक एक करके, तो आपका लखनऊ जिला इसमें शामिल है। लखनऊ के बाद बात किया तो गोरखपुर जिला शामिल है। गोरखपुर के बाद बात किया तो अयोध्या जिला शामिल है। और अयोध्या के बाद बात किया है तो आगरा जिला शामिल है। और आगरा के बाद बात किया है तो गौतम बुद्ध नगर शामिल है। और गौतम बुद्ध नगर की बात किया है तो बुंदेलखंड का
क्षेत्र शामिल, कौन सा, बुंदेलखंड का जो है क्षेत्र शामिल है। आपके जो है यहाँ पर 6 जिलों को यहाँ पर जो है शामिल यहाँ पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, न्यू नोएडा कौन सी है, न्यू नोएडा विकास योजना के अंतर्गत शहरी एवं औद्योगिक विस्तार के लिए किन 2 जिलों को शामिल किया गया है। तो न्यू नोएडा के विकास के लिए शहरी और औद्योगिक विकास में 2 जिलों को शामिल, एक तो गौतम बुद्ध नगर को, दूसरा बुलंदशहर को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान रखो। हाल ही में किस राज्य ने शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के उद्देश्य अभियान की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम शून्य गरीबी को प्राप्त करने के लिए एक अभियान की शुरुआत करेंगे और उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। तो राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में किया गया। कहां पर, राष्ट्रीय निलयम सिकंदराबाद में आपका भारतीय कला महोत्सव का जो आयोजन है किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य की नई ऊर्जा नीति के तहत प्रमुख सौर पार्कों की मंजूरी की गई है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि राज्य की नई ऊर्जा नीति के तहत यहाँ पर जो है कितने सौर पार्कों की मंजूरी दी गई। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो आपके सौर पार्क हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, कौन से, बुंदेलखंड क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को गति देने के लिए सौर परियोजनाओं को यहाँ पर शामिल जो है किया जा रहा है। और जो यह पहल है 2026 से लेकर 2027 तक के लिए 22,000 मेगावाट, कितना, 22,000 मेगावाट की सौर उत्पादन के लिए यहाँ पर लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2024 में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा देश भागीदार राष्ट्र बना हुआ है। तो हम कहेंगे वियतनाम। वियतनाम जो है उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदार देश के रूप में बना हुआ है। किस मंत्रालय ने महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है। तो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का महाराष्ट्र के नागपुर में स्वागत जो है किया गया है या उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना है। किस आपकी योजना के माध्यम से, तो हम कहेंगे माई युवा योजना के, कौन से, माई युवा योजना के नाम से उत्तर प्रदेश में ब्याज मुक्त, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल की गई 5 नई भाषाओं में शामिल नहीं है। तो भारतीय भाषाओं में आपको पता होगा कुछ भाषाओं को शामिल किया गया, जैसे तमिल को शामिल किया गया है, संस्कृत को शामिल किया गया है, संस्कृत के अलावा आपके कन्नड़ को शामिल किया गया है, तेलुगु को शामिल किया गया था, और तेलुगु की बात किया है तो यहाँ पर मलयालम के अंत में बात किया तो उड़िया को, है ना, ये भाषाओं को आपको शामिल किया गया था। अतः कन्नड़ पहले से इस सूची में शामिल थी। नई जोड़ी गई भाषाओं में बात किया तो मराठी, पाली, बंगाली को जोड़ा गया है। इसमें आपको और ध्यान रखना है, मराठी, पाली और बंगाली तो है ही है, लेकिन इसमें और भी 2 हैं। कौन सी है, एक आपकी प्राकृत भी जोड़ी गई है और एक आपकी असमिया भी जोड़ी गई। कौन सी, प्राकृत और असमिया को भी जोड़ा गया है। तो आपकी ये 5 जो भाषाएं, इनको अभी नई 5 भाषाओं को जोड़ा गया है। कन्नड़ इसमें ऑलरेडी पहले से शामिल थी, तो आपको ये भी थोड़ी चीज याद रखनी है। वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन पर IEEE अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का 27वें संस्करण के स्थान पर आयोजित किया गया शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर जो है आपका आयोजन किया गया था। यहाँ पर आता है मुद्दा और पहल है ब्रिक्स कजान घोषणा से प्रतिक्रिया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो मामला फंसा दिया ना, तो देखते हैं। यूक्रेन संघर्ष की बात की है, संवाद और कूटनीति के माध्यम से मध्यस्थता, बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिम एशिया संकट गाजा की बात किया है, नागरिक हताहतों के बुनियादी ढांचे के नुकसान की चिंता, करेक्ट है। पश्चिमी प्रतिबंध की बात किया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर SDG पर विनाशकारी प्रभाव, ये भी करेक्ट है। वित्तीय एकीकरण की बात किया तो भारत के UPI स्थानीय मुद्रा व्यापार पर प्रकाश डालना। तो हम कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर C वाला हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सही है। 2024 में भारत एवं कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद किस स्थान पर आयोजन जो है किया गया था। तो काजिंद किन के बीच में किया जाता है, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में किया जाता है। और इस वर्ष का यह 8वां संस्करण था। कब था, 8वां संस्करण था। और इसका जो आयोजन है आपका कहां पे किया गया था, तो हम कहेंगे ओली उत्तराखंड, मतलब कि भारत के उत्तराखंड राज्य के ओली में इसका जो है आपका आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जिसे हम इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहा पर आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जिसे हम ITM कहते हैं, 2024 का जो आयोजन है कहां पर किया गया, तो हम कहेंगे काजीरंगा असम में किया गया। कहां पे, काजीरंगा असम में किया गया था। कौन सा उपन्यास बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला अंतरिक्ष थीम आधारित पुस्तक बना हुआ है, तो ऑर्बिटल। कौन सा मिला है, ऑर्बिटल जो है बना हुआ है।
भारत एवं इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में नवंबर 2024 में इंडोनेशिया में संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया गया। कहां पर? तो हम कहेंगे गरुड़ शक्ति नाम से जो है आयोजन किया गया था। बात की जाए कहां पर, तो इंडोनेशिया के कोपासस विशेष बलों के 40 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था, जबकि भारतीय सेना के पैरा रेजिमेंट 25 विशेष बाल कर्मियों ने भाग लिया था। और यहाँ पर बात की जाए तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि जकार्ता इंडोनेशिया में जो है इसका आयोजन किया गया था और इस वर्ष का यह 9वां आयोजन था। कौन था? 9वां संस्करण था। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में बुद्ध के अवशेषों का उत्खनन किस जिले में शुरू किया गया है? तो बुद्ध के अवशेषों का जो उत्खनन है महाराजगंज जिले, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो है शुरुआत की जा रही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आगरा में स्थित C295 फुल मोशन सिमुलेटर के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो वायु सैनिकों के लिए पैराडॉपिंग, मेडिकल एवैक्यूएशन, आपदा राहत जैसे वास्तविक मिशनों का अनुकरण करना। करेक्ट है। C295 विमान की तैनाती आत्मनिर्भर भारत के पहल निजी क्षेत्र में विमान के निर्माण को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन हमारे दोनों ही सही हैं, 1, 2 ऑप्शन हम करेक्ट कहेंगे। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार देने की जो जिम्मेदारी है मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है आता है। तो आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चनों कवर कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए, जैसे कि वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस चैनल पर आप देखोगे तो मेक IAS, दृष्टि की, ध्येय की, संस्कृति की, GS वर्ड की तमाम सारी टेस्ट सीरीज को लग रही है, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी आज वीडियो पे बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।